नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा है और इस चैनल पर मैं एलआईसी एडीओज को गाइड करती हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे गाइडेंस रिलेटेड ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। आपके जो भी डाउट या क्वेश्चंस या क्वेरीज हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सभी का आंसर कर सकूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सैम ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, ये पार्ट 1 है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले सैम आपको साधुवाद, कुडोस टू यू कि आपने इतने रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से अपना फीडबैक मुझे देते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सैम का पहला क्वेश्चन है, आप फिल्म एजेंसी के लिए कैसे अप्रोच करते थे? देखिए, इसके लिए मेरी अपनी जर्नी पे आपने आगे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है, IC38 कितना पढ़ना है कि एजेंट को पढ़ा सके? यहाँ पे मैं एक बहुत अलग बात बताने वाली हूँ और हो सकता है शायद आप कन्विंस भी ना हो उस चीज़ से, बट हमें IC38 ना तो खुद पढ़नी है और ना एजेंट को पढ़ानी है। हमें हमारे पास मटेरियल आते हैं, PDF होती है इंग्लिश और हिंदी की। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो वो IC38 की जो PDF होती है वो आप अपने एजेंट्स को दे दीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो खुद से पढ़ लेंगे। उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल होती है, और अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप उन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट बता सकते हैं। बट आपका काम ये नहीं है कि आप अपने एजेंट को IC38 पढ़ाएं। ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। अपने वर्क प्रोफाइल को लेके बहुत क्लियर रहिए कि क्या आपका काम है और क्या एजेंट को करना है। दूसरा, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके DO रूम में एक कंप्यूटर होता है, एक सिस्टम रखा हुआ होता है। उस सिस्टम में मॉक टेस्ट का ऑप्शन होता है। जो IRDA जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसका एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन होता है, तो आप उन्हें वो करवा सकते हैं। अब वो मॉक टेस्ट कहाँ पे जाके ऑप्शंस में मिलेगा वो मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है। आप लोग कहेंगे तो वो भी पूरी प्रोसेस मैं बता दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे या किसी भी वीडियो के एंड में या स्टार्टिंग में। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या प्लान सेल होते हैं? देखिए, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि मार्केट में यही प्लान सेल होते हैं। हम डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे एरिया में मैं रूरल बेल्ट में थी, और वहाँ पे अ, जीवन लाभ यानी कि 936 और 933 जीवन लक्ष्य और 915 जीवन आनंद और 914 एंडोमेंट प्लान, ये सब प्लान बहुत ज़्यादा सेल होते थे। और हाँ, एक मनी बैक प्लान भी बहुत सेल होता था। तो ये प्लान सेल होते हैं। और जो अर्बन एरिया होते हैं या जो लोग रिच लोग होते हैं, फिर वो जीवन उमंग 945 लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे कि आप कौन से एरिया में हैं और आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। बट मोस्टली जो प्लान सेल होते हैं वो 914, 915, 933, 936, 945, 920, 921, ये मोस्टली प्लान हैं जो सेल होते हैं। इसके अलावा आप प्लान कैसे समझाते थे, क्या स्टेप क्या अप्रोच रहता था, ये भी मैं एक पूरा अलग से वीडियो आप ले आऊँगी इन सब चीज़ों के लिए। In training, all are saying you have to recruit as much agent as you can, but my concern is how to retain them and make them leader. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उनको लीडर नहीं बनाना, लीडर आप ही रहना। आप अपनी टीम के लीडर रहोगे। अपने एजेंट्स को लीडर बनाने की गलती ना करें। उन्हें उनके फील्ड में मास्टर बनाइए, उन्हें पैसा कमाना सिखाइए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, पर उनको लीडर नहीं बनाना। दूसरा ये है रिटेन करने का तरीका। रिटेन कैसे करना है? रिटेन देखिए, कोई भी पैसे से रुक जाता है आराम से। ऑफ कोर्स आपका जो हार व्यवहार है उनके साथ, आप उनको ट्रीट कैसे करते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पर फिर भी मैं बाकी सारी चीज़ों को बाकी सारे फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट मानूं, तो जो एक मनी फैक्टर है ना,
वो उससे वो रुक जाएंगे। अगर आपके एक एजेंट का कमीशन, सपोज़ कीजिए फर्स्ट मंथ में ही आपके एजेंट का कमीशन 30-35 हज़ार रुपये आ गया, या 30-35 हज़ार रुपये तक आ गया, तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो सिर्फ 5 पॉलिसी सेल करी, या कई बार मान लो उसने एक ही मोटी पॉलिसी कर दी 1 लाख की, और उसके अकाउंट में सीधा 25-30-35 हज़ार रुपये आ गए, तो वो कहीं नहीं जाने वाला है। अगर उसको एक बार पैसा आता हुआ दिखने लग गया ना, तो वो बिल्कुल इस बिज़नेस को अपने को छोड़ के नहीं जाएगा, अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो। और क्या सिग्नेचर को लेकर एज ए पीडीओ प्रिकॉशन लेना होता है? जी बिल्कुल लेना होता है, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। अब आप अपने सिग्नेचर ऐसे ही कहीं पे भी नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में मैं कर देती थी। मान लीजिए ऑफिस में कोई क्लाइंट आया और कोई पॉलिसी होल्डर आया, उसके पास कोई विटनेस नहीं है, और वो लोग रिक्वेस्ट कर देते कि मैम प्लीज़ कर लीजिए, और मुझे ऐसा हो जाता था कि चलो लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ, कि क्या क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, एक सिग्नेचर ही तो करने हैं। बट नहीं, बाद में मेरे सीनियर्स ने और कुछ लोगों ने मुझे समझाया कि मैम आप अपने सिग्नेचर इस तरीके से मत कीजिए करें, क्योंकि ये सिर्फ सिग्नेचर नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जवाबदेही हो जाती है। अगर कल को कुछ भी गलत होता है या कोई भी फ्रॉड होता है, तो वो बंदा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसका अता पता कैसे है क्या है, उसको तो शायद कोई ढूंढे या ना ढूंढे। बट आप जिसने सिग्नेचर किया है वो तो एलआईसी में बैठा हुआ है ना, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर दिक्कत आएगी अगर जो कुछ भी आएगी। तो इसलिए अपने सिग्नेचर को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। और मैं इसी के साथ अपने ब्रांच का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारी ब्रांच में क्या हुआ था कि एक 6 लाख रुपए का गबन हो गया था, मतलब फ्रॉड हो गया था। हुआ क्या कि एक पर्सन आया और उसने अपनी आईडी दिखाई, अपने फादर का नेम वगैरह सब कुछ, वही उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए और अपने अकाउंट में पैसा लेके और वो चला गया। उसने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया, वो चला गया, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद 1 वीक बाद ओरिजिनल जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर था वो आया, और उसने कहा कि मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। तब ब्रांच को पता चला कि जो पहले जो बंदा पैसा लेके गया था वो फ्रॉड था। एंड जो भी उस प्रोसेस में जितने भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे, बाद में उन सबको अपनी जेब से वो सारा पैसा भरना पड़ा। मतलब जो 6 लाख की अमाउंट थी, वो बाकी सारे जितने भी एम्प्लॉय, चाहे 5 एम्प्लॉय थे चाहे 6 एम्प्लॉय थे, जो जो इन्वॉल्व थे उसमें, उन सबको अपनी जेब से वो भरना पड़ा। तो एलआईसी में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, अपने सिग्नेचर को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। तो ये आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि हम एकदम से ओपन मार्केट से जाते हैं और हमको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है सामने वाले की मदद हो जाएगी, हम कुछ मदद कर देते हैं। पर पहले अपनी मदद कीजिए, क्योंकि फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा आप क्या ऑब्जेक्शन फेस किए थे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ये जो मैं अपने लिए वीडियो बनाऊंगी ना उसी में ये सब डिस्कस कर दूंगी। रूरल और अर्बन में क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिविटी शेयर कीजिए। जब आपको रिजेक्शन मिलता था, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? देखिए, रिजेक्शन जब मिलता था तो देख मूड ऑफ तो हो ही जाता है, बट ऑब्वियस सी बात है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। पर ये होता था कि 1-2 दिन बाद फिर से खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, अगर नहीं बन रहे तो कैसे बनेंगे। मतलब मैं सिर्फ बजाय के डीमोटिवेट बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाने की कि ये जॉब बेकार है, इस जॉब में तो ये है, मैं जॉब को या एलआईसी को कोसने के बजाय हमेशा ये मैंने किया है कि मैं ये सोचती थी किस तरीके से एजेंट बनाए जाएं। क्या मुझे डेटा परचेज करना चाहिए, या मुझे जो गांव के पंचायत मतलब जो सरपंच वगैरह होते हैं उनसे जाके मिलना चाहिए, कहाँ जाऊँ मैं, कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकती हूँ। मतलब मैं सिर्फ ये सोचती थी कि किस तरीके से मैं अपने एजेंट्स को अ, मतलब बनाऊं और उनको ट्रेन कैसे करूं, ये वाला चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी। और ये सब इस जॉब का पार्ट है। किसी दिन आपके एक एजेंट बन जाता है, किसी दिन एक पॉलिसी हो जाती है अच्छी सी, ज़्यादा अमाउंट प्रीमियम की,
तो आप उस दिन खुश रहते हो, किसी दिन कुछ काम नहीं आता तो आपको थोड़ा-सा बेकार लगता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स है, ये आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब डिमोटिवेट होके बैठ जाना कि मेरे तो बस की ही नहीं है, मैं तो ये मार्केटिंग फ़ील्ड मेरे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को लगातार ट्रेन करते रहें और हो सके तो अपने ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए एंड कुछ सीनियर से भी बात कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग आपकी डीओज़ वगैरह मदद करेंगे बहुत ज़्यादा, पर अगर आपकी ब्रांच में कोई टॉपर है, कोई डीओ टॉपर है, तो उसके पास उसको थोड़ा-सा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कीजिए, उससे पूछिए कि भाई क्या आप चीज़ करते हो? वो बहुत ही हम्बल होके और बात को घुमा जाएँगे कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी आप उनसे पूछिए एंड आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंने किया है। तो जब आप इंसान से पूछते हैं सामने जाके तो वो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से पता चलता ही है। पॉलिटिक्स ब्रांच में किस लेवल का होता है, ये सब वीडियोस की आप अभी जो ब्रांच ट्रेनिंग आपकी शुरू होने वाली है उससे पहले मैं एक वीडियो लाऊंगी, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर डीओ रिटायर कर रहे हो तो उनके एजेंट को कैसे अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। देखिए पीडीओशिप में मतलब प्रोबेशन पीरियड में आप 5 एजेंट अलॉट करवा सकते हैं अपने लिए। उसके लिए आपको जो डीओ रिटायर हुआ है उसके एजेंट से एप्लीकेशन लिखवानी होती है। तो आप अपना थोड़ा-सा नेटवर्क थोड़ा अच्छा करके रखिए। आप ऑफ़िस से जो डायरेक्ट एजेंट है उनका डेटा ले सकते हैं और उनका डेटा लेके और उनसे फ़ोन पे बात करके और उनसे बात करिए और उनसे ना एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिए कि मैं मेरा डीओ ऐसे-ऐसे था और वो रिटायर हो चुका है और अब मैं इन डीओ के साथ काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो वो एक पूरी एप्लीकेशन होती है और उसका फ़ॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी, मेरे पास रखा हुआ है। तो वो एप्लीकेशन आप उससे लिखवा लीजिए और उसके बाद वो ब्रांच मैनेजर को या चीफ जो भी है आपके ऑफिस में उनको वो देना होता है और फिर वो आगे डिवीज़न जाके फिर आपको वो एजेंट्स जो होते हैं वो अलॉट हो जाते हैं। बट हाँ, इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो एजेंट क्लब मेंबर नहीं होना चाहिए। क्लब मेंबर एजेंट आपको अलॉट नहीं होते। तो आई गेस इतने ही क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कर लेते हैं। 11 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में हम आगे के क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। तो यह दोस्तों, आई गेस आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर सेशन यूज़फुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।